भारतीय संविधान के अंदर नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनको आप लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उनके बारे में होगी। आइए शुरू करते हैं मौलिक अधिकारों को। सबसे पहले मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर प्रदान करते हैं। अब ये दो शब्द जो है ना, एक सुविधाजनक और एक सम्मानजनक, यानी रिस्पेक्टेड एंड कंफर्ट लाइफ जीने के लिए जो मौके प्रोवाइड करें, ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। सारा जो निचोड़ है ना, इस मौलिक अधिकार का पूरा अर्थ जो है वो इन दो ही शब्दों में भरा हुआ है। एक तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे या कोई अर्थ पूछे तो आपको यही बताना है कि मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन जीने के मौके देते हैं। ये अधिकार मौलिक इसलिए भी हैं क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी मौलिक अधिकार ज्यादा मौलिक इसलिए भी हैं क्योंकि इनके पीछे कानून की शक्ति है, संविधान की शक्ति है, और इनको भारतीय संविधान ने सुरक्षा की गारंटी दी है कि हम आपके साथ होंगे, किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान नहीं छीनने देगा। यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। चहुमुखी मिजाज मल्टी ऑप्शनल होगा, शारीरिक भी, मानसिक भी, बौद्धिक भी, व्यक्तिक भी, आर्थिक भी, हर प्रकार का चहुमुखी विकास जो है वो व्यक्ति का इन अधिकारों के माध्यम से होगा। तो ये तो वो चीज थी जो इनको मौलिक अधिकार बताती हैं। पहली चीज, नागरिकों को सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन देते हैं। दूसरी चीज, इनके पीछे संविधान की गारंटी और सुरक्षा है। तीसरी चीज, ये लोगों का चहुमुखी विकास करने के लिए जरूरी है। उसके बाद अगर बात करें मौलिक अधिकारों के इतिहास की, हर चीज का एक इतिहास होता है। कोई भी चीज हो उसका हिस्ट्री जरूर रहेगा, क्योंकि कब शुरू हुआ, क्या जरूरत पड़ी, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, ये आप इतिहास से ही बता सकते हैं। मौलिक अधिकारों के इतिहास की अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकारों का इतिहास बहुत पुराना है। इनकी शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है। मौलिक अधिकारों का इतिहास पुराना तो है ही, शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉन को ब्रिटेन की जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं की मान्यता देने के लिए मैग्ना कार्टा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था। सच्चाई आप लोगों को मैं थोड़ा सा और इसको खोल के बता देता हूं। हुआ क्या था, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर एक क्रांति हुई, एक बहुत बड़ी क्रांति थी, और यह क्रांति राजा के खिलाफ जनता ने की थी। इससे पहले क्या था, राजा के पास सारे पावर होती थी और जनता के पास कोई भी पावर नहीं होती थी। तो जनता राजा से भड़क उठी और एक क्रांति हुई, और यह क्रांति 1215 में हुई। क्रांति सक्सेस होने को जब लगी तो राजा को लगा कि ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ जो रेवोल्यूशन हुआ है वो कामयाब हो जाए और मेरी सत्ता भी जाए और मुझे भी मार डाला जाए। तो ऐसे समय में राजा और जनता के बीच में समझौते की बात उठी। कुछ मीडिएटर्स बीच में आए और जनता और राजा के बीच में एक समझौता करवाया गया, और इस समझौते को मैग्ना कार्टा समझौता कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, इसमें क्या हुआ, राजा ने अपने कुछ अधिकार जनता को ट्रांसफर कर दिए और इन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये जन्म है मौलिक अधिकारों का, ये आप शुरुआत एक बार मानकर चलेंगे। हर जगह अगर हमारे देश में भी पूछे ना कि भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा क्या है, भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार ही हैं। 12 से लेकर 35 तक का आर्टिकल का जो पोर्शन है, भाग नंबर जो 3 है, वो मैग्ना कार्टा ही है। यानी मैग्ना कार्टा समझौते से जिन मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ था, आगे चलकर उस मैग्ना कार्टा को मौलिक अधिकारों का पर्यायवाची कहा जाने लगा, और पूरी दुनिया इस चीज को जानती है। जन्म तो यहां पर हुआ मौलिक अधिकारों का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस किस स्टेप पर क्या क्या हुआ। फिर अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार क्यों लिए, जब जन्म ब्रिटेन में हुआ तो हमने अमेरिका से क्यों लेने पड़े, इसको भी देखते हैं। अमेरिका ने स्वतंत्रता के बाद अपना संविधान बनाया। उन्होंने संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया। 1791 में अमेरिका के संविधान में अधिकार पत्र की घोषणा की गई, जो अमेरिका
1774 में आजाद हुआ था। धीरे धीरे करके उसने अपना संविधान बनाया और 1791 में कहते हैं अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों से लेकर अधिकार पत्र की घोषणा की गई। ये 1774 से लेकर के और 1790-91 तक का जो समय है वो अमेरिका के इतिहास में बड़ा फेमस रहा है। 74 में आजाद हुआ, 76 में संविधान बनाने की शुरुआत हुई और 1789 में अमेरिका ने अमेरिका को अमेरिका कहलाया, क्योंकि यही वो 1789 का साल है जब एडम स्मिथ ने अपने इकोनॉमिक थ्योरी दी थी, जिस एडम स्मिथ को दुनिया में इकोनॉमिक्स का पिता कहते हैं। और यही 1789 था जब अमेरिका में जेम्स वाट ने भाप के इंजन की शुरुआत की थी, उसका आविष्कार किया था, जिससे पूरी दुनिया में औद्योगिकरण की शुरुआत मानी गई। यानी एक बहुत जबरदस्त ये समय बहुत खास माना जाता है अमेरिका के लोगों के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास कैसा है। इंडिया के अंदर मौलिक अधिकारों के इतिहास की शुरुआत अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले कब हुई? 1895 में। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मस्ट होने वाले हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की शुरुआत सबसे पहले हुई 1895 में। 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इसका मुद्दा उठाया गया। 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इसका मुद्दा उठा। 1928 के नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने अपनी रिपोर्ट में मूल अधिकारों को शामिल किया था और अंत में परामर्श समिति और उप समिति की सिफारिश के आधार पर मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। ये वो स्टेप है जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप देखने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका ये टॉपिक आपका बेस बनेगा। पहली शुरुआत, अगर शुरुआत से आप मान के चलेंगे, हर जगह आपको ये देखना पड़ेगा 1895 हो, 1925 हो, 1928 हो, 1931 हो या 1945 हो या फिर 40-47 का दौर हो। उसके बाद बात करेंगे मौलिक अधिकारों को भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आरंभ में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 6 है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक रखे गए हैं और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। ये चारों पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। क्वेश्चन नंबर 2, अब कितने हैं? 6, यानी क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है? 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 4-5। भारतीय संविधान में किस भाग में है? आपके लिए तीसरा आंसर होगा और क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी इस तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है ताकि आपको इसमें बिल्कुल एक एक करके आपके साथ में ये क्वेश्चन आते रहें। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इधर लिखेंगे आप लोग यूएसए, यहां लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स, इसके आगे यूएसए, इसके आगे 7-1 इक्वल टू 6 भाग नंबर 3। इस तरीके से लिख लेंगे। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए, शुरू में 7 थे, 1 निकाल दिया गया, अब 6 है, भाग नंबर 3 में है। इस तरीके से आप इनको लेकर चलेंगे। मौलिक अधिकारों की जो शक्ति है वो क्या है? मौलिक अधिकारों के पीछे उनकी कानून की शक्ति है, संविधान की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसके पीछे खड़े हैं। उसके साथ साथ प्रवृत्ति की बात पूछे जाए तो नेगेटिव प्रवृत्ति होती है। जब तक कोई ना नहीं होता है इन अधिकारों को आप लोग वैलिड नहीं देख सकते हैं। आइए, मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक इनको रखा गया है। भाग नंबर 3 ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जिसको आप लोग राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं, राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं या राइट ऑफ इक्वलिटी भी कह सकते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसको रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की, विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, सभी के लिए। राज्य सभी व्यक्ति को लिए
एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान ढंग से लागू करेगा। इसको बोलते हैं आप लोग विधि के समक्ष समानता, जिसको आप लोग कानून के सामने समानता की बात हम करते हैं। यानी इसमें आर्टिकल 14 में कानून के सामने समानता की बात हो रही है। इक्वलिटी ऑफ लॉ है, यहां इक्वलिटी ऑफ लॉ है, न कि इक्वल लॉ है, वो चीज फिर अलग हो जाएगी। क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 15 की बात करेंगे तो इसमें धर्म, नस्ल, जाति और लिंग यानी रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, धर्म, जाति, लिंग और भाषा, इस प्रकार की आप लोगों को यहां पर समानताएं दिखेंगी। यानी इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। वह किस धर्म का है, किस वंश का है, किस जाति का है, किस लिंग का है, किस जगह पर पैदा हुआ, कौन सी भाषा बोलता है, इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 की बात करेंगे तो आर्टिकल 16 में अवसर की समानता है। अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ चांस, अवसर की समानता। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये चीज यानी सभी लोगों को बराबर के चांस दिए जाएंगे। लेकिन हर मौलिक अधिकार के आर्टिकल में एक्सेप्शन भी है, यानी एससी को, एसटी को और बैकवर्ड क्लासेज को कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाएंगे। ये भी फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 16 बोलता है। 17 पे बात करेंगे तो यहां पर अस्पृश्यता का अंत है, यानी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, TOUCHABILITI, अनटचेबिलिटी। यहां पर अस्पृश्यता, जिसको आप लोग हिंदी वाले बच्चे छुआछूत भी कहते हैं, अस्पृश्यता भी कहते हैं, अनटचेबिलिटी भी कहते हैं। आर्टिकल 17 में इसका अंत के लिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी के साथ ऊंच नीच के ऊपर बात नहीं करेगा। किसकी जाति ऊंची है, किसकी नीची है, कौन निम्न जाति का है, कौन उच्च जाति का है, इस तरीके की चीजों को संविधान ने इग्नोर किया है। किसी भी व्यक्ति को उसकी निम्न जाति के आधार पर कोई भेदभाव या कोई भी उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं होगी। फिर बात कर लेंगे आर्टिकल 18 की, जिसमें एंड ऑफ टाइटल की बात हो रही है। एंड ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। याद रखें, यहां टाइटल का अंत किया गया है, यहां पर टाइटल उपाधियों का अंत किया गया है, यहां पर पुरस्कार और अवार्ड का नहीं है। यहां पर टाइटल अंत हुआ है टाइटल का, न कि यहां पर अवार्ड की बात हो रही है। भारत के लोगों को नोबेल प्राइज मिलते हैं, मैग्सेसे मिलते हैं, बुकर प्राइज मिलते हैं, उनकी बात नहीं है। यहां पर किसी दूसरे देश के द्वारा दिया गया कोई भी ऐसी उपाधि जो किसी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो, जैसे देश के लिए खास करके अहितकारी हो, वो नहीं दी जाएगी। जैसे अंग्रेज देते थे पहले भारत के अंदर बड़े बड़े लोगों को, गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल दिया और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी। इस तरीके की उपाधियां पहले काफी खतरनाक मानी गई बाद में। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का। पहला था समानता का, दूसरा है स्वतंत्रता का, फ्रीडम। फ्रीडम का जो मौलिक अधिकार है, फ्रीडम वाले में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक का जिक्र किया गया है। सबसे पहले आप बात करते हैं आर्टिकल 19 की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, यानी किसी भी व्यक्ति को राइट टू स्पीच होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। देश के किसी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। खास बात देखें तो इसमें 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। बोलने की आजादी है, देश में कहीं भी निवास करने की आजादी है, घूमने की आजादी है, कोई भी कार्य करने की आजादी है, संगठन बनाने की आजादी है और शांतिपूर्ण ढंग से
धरना देने की आजादी है। ये 6 पॉइंट यहां पर चिन्हित किए गए हैं और इन्हीं के आधार पर जो है वो आमतौर पर इसको परखा जाता है। लेकिन हमारे देश में यह स्वतंत्रता दी इसलिए गई थी, जैसे खासकर बोलने की आजादी की बात करें तो ये बोलने की स्वतंत्रता इसलिए दी गई थी कि खासकर हम लोग लगभग 12वीं सदी से लेकर के और 20वीं सदी तक हम लोगों की सिचुएशन ऐसी थी कि भारत पहले विदेशी शक्तियों का, बाद तक लेकर के आप देखो पहले मुस्लिम राज्यों का, फिर विदेशी अंग्रेजों का, लंबे समय तक हम 800-900 साल तक गुलाम रहे थे और हम लोगों को बोलने का अधिकार गुलामी में कभी मिला नहीं था। तो देश का जब संविधान बना तो यह कोशिश की गई कि भारतीयों को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन यह अधिकार इस तरीके से मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति सोशल साइट्स पे आकर देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़ी बड़ी संस्थाओं के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति आवाज उठाएगा जिसको उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, इतनी बोलने की स्वतंत्रता किसी देश के लिए काफी हद तक नुकसानदायक भी होती है और इसका रिजल्ट देश में कई बार हिंसात्मक गतिविधियों में बदलते आपने देखा है। तो ये था आपका आर्टिकल 19। फिर आर्टिकल 19 के साथ 19 ए भी है जिसको आप लोग 19 क्या बोलते हैं। यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो रही है जिसको आप लोग आरटीआई कहते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 ईस्वी में जिसको मान्यता मिली, जिसको भारतीय संविधान में दर्ज किया गया, यह भी मौलिक अधिकार है। आमतौर पर देश के अंदर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी प्रशासनिक और ऑफिस और दफ्तर के कार्यों में, मान लो बिजली विभाग है, पानी विभाग है, रेलवे विभाग है, यानी जितने भी हमारे आसपास रोजमर्रा के कामों वाले डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर पारदर्शिता नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उसके लेकर आरटीआई लाई गई। लेकिन हमारे देश में इसने बहुत अच्छा काम किया है। अगर सही तरीके से आरटीआई लगाई जाए जेन्युइन काम के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आरटीआई के अंदर आप देखोगे नॉर्मली एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक इसका संचार समय समय पर हर विभाग में होता रहा है। फिर आप बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसके साथ 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। और किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहां पर दोष सिद्धि का अधिकार की बात हो रही है। अगर किसी व्यक्ति से कोई दोष हो जाता है तो उस व्यक्ति को ऊपर क्या क्या रूल लागू होंगे। पहला, किसी एक अपराध के लिए एक बार सजा। दूसरा, जब अपराध हुआ है उसी के कानून के तहत सजा मिलेगी, पहले बाद में नहीं। और तीसरा है, किसी व्यक्ति को न्यायालय में या कोर्ट में अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 की अगर बात करें, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें फ्रीडम ऑफ अलाइव एंड इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हो रही है। किसी व्यक्ति को जीवित रहने और किसी व्यक्ति को अपनी देह की स्वतंत्रता की आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी आप देखोगे किसी व्यक्ति को, जैसे आप देखो किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, हत्या का कोशिश करना, जानलेवा हमला करना, आत्महत्या करने के लिए उकसा देना, इस तरीके की चीजें जो है, चाहे वो धारा 302 आईपीसी की है, चाहे 307 है, ये सारी इसी को बेस बनाकर आगे बनी हुई है। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 21A यानी 21 क, जिसको आप लोग राइट टू एजुकेशन कहेंगे। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य द्वारा विधि स्थापित निःशुल्क और अनिवार्य होगी। यानी इसमें एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी, फ्री और कंपल्सरी, फ्री का मतलब मुफ्त, कंपल्सरी का मतलब आवश्यक, अनिवार्य। अब यहां देखिए फ्री एजुकेशन है, ये सरकार बच्चे को प्रोवाइड करवाएगी।
कंपलसरी है, ये माता के पिता के लिए है कि अगर कंपलसरी है तो वो अपने बच्चे को बिना एजुकेशन के ना रखें, ये उन पर भी पाबंदी है। यानी जहां ये राइट टू एजुकेशन है तो एक तरफ बाद में जाकर इसको दूसरे फॉर्म में देखोगे तो डीटीई भी दिखेगा, यो पेरेंट्स और सरकार दोनों के लिए है ये। फिर बात करते हैं आर्टिकल 22 की, अनुच्छेद 22 की। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताया जाएगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, यानी कोर्ट में पेश किया जाएगा, और इसमें आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता है। और तीसरी है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। यानी पहला, इसमें ये बेसिकली कहा गया किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, पहला उसको कारण बताया जाएगा, दूसरा उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश करना पड़ेगा, और तीसरा है कि उसको अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह मौलिक अधिकार है तीसरे नंबर का, जो 23 और 24 में है। पहले हम आर्टिकल 23 की बात करते हैं, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिषेध। यानी इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग लोगों का जो व्यापार किया जाता है उसके ऊपर प्रतिबंध है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त यानी लेना बेच खरीद, बेगारी, इसी प्रकार का अन्य जबरदस्त लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन, यानी सिंपल सी बात है, इसमें लोगों की तस्करी, मानव व्यापार, देह व्यापार, दास प्रथा, इन चीजों को इस कानून के तहत बैन कर दिया गया है। आर्टिकल 24 की बात करेंगे तो इसमें चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी को इसके अंतर्गत प्रतिबंध कर दिया गया है, प्रतिषेध कर दिया गया है, इसको रोक दिया गया है, गैर कानूनी ठहरा दिया गया है कि किसी भी बच्चे से 14 साल से, हालांकि आगे जाकर के इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, कुछ इस टाइप की चीजें अभी सामने आ रही हैं, लेकिन वर्तमान तक देखेंगे तो कारखानों, खानों या अन्य किसी माइंस के अंदर, कारखानों के अंदर, होटलों के ऊपर जोखिम भरे काम उनसे नहीं करवाया जाएगा। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस कानून को हम पूर्ण रूप से लागू नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी हाईवे पर जाके देखेंगे, शहरों में, होटलों में, ढाबों पर, जहां आप आराम से जाकर बोल देते हैं कि छोटू पानी लेके आइए, या ढाबों पर आप देखोगे खाना लाने के लिए छोटू, एक्चुअली वो छोटू नहीं, अपने घर के बड़े होते हैं। आमतौर पर कुछ लोग मजबूरी में ऐसा काम करते हैं, किसी का पेरेंट्स नहीं है, कोई इतना मजबूर है कि उसको काम करना पड़ता है, लेकिन देश के अंदर प्रशासन आज तक पूर्ण रूप से इसको समाप्त नहीं कर पाया है, इसलिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात वर्तमान तक भी है। इसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट नंबर 4 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका मौलिक अधिकार क्या कहता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, ध्यान रखिए। 25 में क्या कहा गया है, अंतकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को धर्म के अधिकार दी गई है। यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म स्वीकारने, किसी भी व्यक्ति को कोई धर्म स्वीकारने, उसका प्रचार, उसका प्रसार, ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं 25 आर्टिकल के तहत हैं। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करना, विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई धर्म अपनाया है तो वह अपने धर्म के रिलेटेड संस्थाएं बना सकता है, धर्म का के लिए प्रबंधन कर सकता है, जैसे सत्संग करवाना, कोई भी फंक्शन करवाना धर्म से रिलेटेड वो करता है, और पालन पोषण के लिए जितने भी काम होते हैं, चाहे धर्म के लेकर अपने विधि सम्मत कार्यों के लिए संपत्ति का अर्जन हो, स्वामित्व अधिकार हो, वो सभी इसमें आते हैं। फिर बात 27 आर्टिकल की करेंगे, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। यानी धर्म के आधार पर कुछ हद तक टैक्स देने से छूट दी गई है, धर्म के आधार पर कुछ हद तक
टैक्स में छूट दी गई है। 28 आर्टिकल है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित, यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी शिक्षा संस्थान में जो सरकार के द्वारा प्रायोजित हो, जिसमें सरकार पैसा देती हो, फंडिंग करती हो, उसमें किसी भी धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये याद रखना है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये अनुच्छेद 28 कहता है। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 19 और 30 में है, जो आपका 5वें नंबर का मौलिक अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करके रख सकते हैं। यानी इसमें किसी भी व्यक्ति को केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। यानी शिक्षा जो है वो संस्कृति के बेस पर होनी चाहिए, मोटा मोटा इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 30 की अगर बात करें, आर्टिकल 30 जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का कोई अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति, अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी व्यक्ति या अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थान बनाने का यहाँ प्रावधान किया गया है। उसमें या नॉर्मली आप देखोगे तो जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके लिए शिक्षण स्थानों के प्रावधान का वर्णन इसमें किया गया है। फिर बात करेंगे छठा मौलिक अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसमें नॉर्मली सभी प्रकार की रिट्स का वर्णन किया गया है। जितनी भी रिट्स होती हैं वो सारी रिट्स इस मौलिक अधिकार में हैं, जिसमें 32 को आप लोग 32 आर्टिकल में पाएंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो किस तरीके से अपने मौलिक अधिकारों को बचा सकता है, ये सारी चीजों का प्रावधान इसमें किया गया है। अब नॉर्मली आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का वर्णन है इसमें। हम ये भी बताएंगे आपको कि आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी, वो कब समाप्त किया गया था, किस तरीके से किया गया था, ये आपको हम बाद में बताएंगे। इसके साथ ही पहले हम इस पर डिस्कस कर लें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, REMEDIES, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है वो क्या है। पहले क्वेश्चन याद रखिए, इसके बारे में क्या कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर हार्ट एंड सोल भी आ जाता है, हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा, ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, हृदय और आत्मा। इसमें खास करके ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसको कहा है, आर्टिकल 32 आएगा। कभी कभी ऑप्शन में आपको आर्टिकल मिलेंगे 31, 32, 19, 21, वहां तो 32 आंसर आएगा। कभी कभी मौलिक अधिकार मिलेंगे ऑप्शन में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिल जाएगा, समानता का अधिकार मिल जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा, वहां भी आपने इसको ढूंढना है। एक तो ये चीज है इसमें। दूसरी बात ये है कि इसमें और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें और क्वेश्चन ये रहेंगे कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं इनको आप लोग किस तरीके से अलग अलग तरीके से इनकी रक्षा कर सकते हैं या इनको बचा सकते हैं। सबसे पहले इसमें 5 तरीके की आपको रिट मिलेंगी, इसमें 5 तरीके की आपको रिट्स मिलेंगी। बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। इन सारे की सारी रिट्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली है बंदी प्रतिक्षण लेख। पहली चीज तो यह देखिए कि जो ये रिट्स हैं इनको किस तरीके से आप लोग लागू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब रिट आएंगी तो आर्टिकल 32 के तहत आएंगी, जब हाई कोर्ट में रिट जाएंगी तो आर्टिकल 226 के तहत जाएंगी। पहले तो ये चीज आपके लिए मस्ट है जान लेनी कि जो आपका आर्टिकल 32 है जिसके बारे में आप रिट की बात कर रहे हो, ये रिट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगी तो आर्टिकल 32 में बताया गया कैसे जाएंगी, और जब हाई कोर्ट जाएंगी
तो ये 226 है। एक ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें और क्या रहेगा, बंदी प्रत्यक्षण क्या है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, जिसको आप लोग हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब आप समझिए, बंदी यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा है, प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने लेकर आना। इसका मतलब यह है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सामने लेकर आना। यह वही कानून है जिसमें कहा गया है कि पुलिस द्वारा बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होता है। एक चीज। दूसरा जो है इसके द्वारा न्यायालय, वही जो मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज है परमादेश, जिसको आप लोग मैंडामस बोलते हैं। परमादेश में क्या है, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। यानी जो कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ परमादेश जारी किया जाता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख, जिसको आप लोग प्रोहिबिशन बोलते हो। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, रोकना, किसी को मनाही करना, एक प्रकार से आप प्रतिबंध लगा देना। यह प्रतिषेध लेख है। यह आज्ञा पत्र सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट को दिया जाता है, जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि वह इस मामले पर कार्रवाई न करे। जैसे आप देखेंगे, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह लगता है कि यह मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल का है ही नहीं, उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको जारी करेंगे प्रोहिबिशन। इसमें यह कहा जाएगा कि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर कार्रवाई ना करें, इसको हमारे पास ट्रांसफर कर दें या हम इस पर सुनवाई कर रहे हैं। चौथे नंबर पे आता है उत्प्रेषण, जिसको आप लोग सर्टियोरेरी बोलते हैं। सर्टियोरेरी या उत्प्रेषण में क्या है, अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय, इसमें किसी भी नीचे वाले कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट में किसी मुकदमे को सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने की बात हो रही है। आत्मा है अधिकार परीक्षा, जिसको आप लोग क्यों वारंटो बोलते हो। अधिकार परीक्षा, इसका मतलब साफ साफ है। अधिकार परीक्षा का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति से पूछो कि आपने ये काम किस अधिकार से किया है। किसी व्यक्ति से उसका अधिकार पूछना अधिकार परीक्षा कहलाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, अगर कंफ्यूज हो या याद ना रहे तो इन छोटे छोटे शब्दों को आप तोड़ सकते हैं। जैसे पहले वाले रिट में हमने डिस्कस किया, पहले वाले रिट में क्या था, पहले वाले रिट में दिया गया था बंदी प्रत्यक्षण। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो तोड़ लीजिए शब्दों को। बंदी इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन हिंदी में अगर पढ़ोगे तो शायद उससे आप अंदाजा लगा लो। बंदी प्रत्यक्षण, बंदी को प्रत्यक्ष लेकर आना, वही यहां पर भी है। इसमें भी आप लोग देखेंगे अधिकार परीक्षा, यानी किसी से अधिकार पूछना। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में काम करने का उसे वैधानिक अधिकार ही नहीं है, यानी इसका मतलब साफ साफ है, जब कोई अधिकारी या पदाधिकारी कोई ऐसा काम करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, जब कोई अधिकारी या पदाधिकारी कोई ऐसा काम करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो उसके खिलाफ ये वारंट जारी होता है। क्यों वारंटो बोलते हैं इसको, इसमें यह पूछा जाता है कि आपने जो ये काम किया ये किस अधिकार से किया है, ये आपने कैसे किया, आप बताइए हमने क्या अधिकार था आपको। हालांकि उसके पास इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये है आपका अधिकार परीक्षा, न्यायालय के द्वारा ये आमतौर पर पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज और बच जाती है आपकी, मैं चाह रहा था कि वो बीच में आपको ऐड करूं बट वो ऐड नहीं हो पा रही थी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि खास करके एक आर्टिकल 31 आपका बच जाता है। आर्टिकल 31 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार रखा गया था, जिसको आप लोग राइट टू प्रॉपर्टी कहते थे। अब इसमें क्या था, जब शुरू में 7 मौलिक अधिकार लिए तो ये था, एक जो निकाल दिया गया वो यही है। वर्तमान में तो 6 ही है। अब जो निकाला गया, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको निकाला कब, पहला क्वेश्चन यह आएगा कि इसको कब निकाला गया, 1978 में समाप्त किया गया। दूसरा क्वेश्चन यह आएगा
कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपका आंसर है 44वां। क्वेश्चन नंबर 1, किस मौलिक अधिकार को खत्म किया गया? संपत्ति वाले को। किस आर्टिकल में था? 31 में था। अब किस आर्टिकल में चला गया? 300A या फिर आप कहेंगे 300K में। किस वर्ष समाप्त हुआ? 1978। किस संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दूसरी चीज, पहले कैसा अधिकार था? मौलिक। अब किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी। ये 5-6 क्वेश्चन अकेले इसी पर आते हैं और कई बार तो इस टॉपिक से यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है कंटिन्यू। तो ये चीज भी याद रखेंगे। एक अधिकार, मौलिक अधिकार समाप्त हुआ है, वो संपत्ति का था। पहले संपत्ति का मौलिक अधिकार था, अब संपत्ति का वो कानूनी अधिकार बन चुका है, लीगल हो चुका है। पहले आर्टिकल 31 में था, अब 300A, हिंदी में कहेंगे 300K बन चुका है। 1978 में ट्रांसफर किया गया, 44वां संविधान संशोधन था। ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य देश को कल्याणकारी राज्य बनाना है। यानी DPSP का अगर उद्देश्य पूछा जाए या उसका मेन एम पूछा जाए तो वो रहेगा स्टेट को वेलफेयर बनाना। जैसे फंडामेंटल राइट्स में आपने देखा, फंडामेंटल राइट का जो उद्देश्य था वो रिस्पेक्टेड एंड कंफर्ट लाइफ देना था। उसी तरीके से DPSP का उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट बनाना और उसी तरीके से मोरल ड्यूटीज का जो रहेगा वो नेशनल इंटीग्रिटी एंड पैट्रियोटिक इमोशंस रहेगा। अब इसमें पहले ही इसका आपने उद्देश्य देख लिया, यहां पर उद्देश्य और अर्थ दोनों इसके सेम लगेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। यानी यहां पर सोशल जस्टिस की बात भी होती है, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात भी होती है और पॉलिटिकल जस्टिस भी होता है, जिसको आप लोग ऑल राउंड या मल्टीपल राउंड जस्टिस भी कह सकते हैं। चहुमुखी या बहुमुखी न्याय की बात यहां पर की जाती है। सबसे शुरुआत अगर देखेंगे तो जैसे आपने मौलिक अधिकार देखा था, मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए थे? अमेरिका से। वैसे ही DPSP की अगर बात होगी तो DPSP हमने कहां से लिए? आयरलैंड से। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा इस चैप्टर में। सबसे पहले पूछेंगे कि DPSP को हमने कौन से देश के संविधान से कॉपी किया या अडॉप्ट किया? आंसर आयरलैंड होगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? जैसे मौलिक अधिकार 12 से 35 तक थे तो ये उसके तुरंत बाद है। 36 से लेकर 51 तक आपके लिए DPSP रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद बात होगी भाग पूछा जाएगा यानी पार्ट पूछा जाएगा। जैसे मौलिक अधिकारों का भाग नंबर 3 था तो यहां पर भाग नंबर 4 रहेगा। यानी किस देश से लिए? क्वेश्चन नंबर 1 बना। कौन से कौन से आर्टिकल तक है? क्वेश्चन नंबर 2 बना। कौन से भाग में है? क्वेश्चन नंबर 3 बना। और चौथा क्वेश्चन है इनकी कमजोरी क्या है? मौलिक अधिकारों की ताकत थी कि उनके पीछे कानून की शक्ति है, और इनकी कमजोरी क्या है कि इनके पीछे कानून की शक्ति नहीं है। जैसे मौलिक अधिकारों को अगर कोई दिक्कत होती है, किसी का फंडामेंटल राइट छीनता है, देन यू कैन गो कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लेकिन DPSP अगर छीनते हैं तो यू कांट गो कोर्ट, आपको कोई भी कोर्ट की इसमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो ये आपका रहेगा चौथे नंबर के ऊपर आप लोग इस क्वेश्चन को पाएंगे। तो ये शुरुआत में आपको ये चीजें देखनी है। अच्छा, मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ लोगों की डेफिनेशंस भी हैं जो बार बार एग्जाम्स का हिस्सा बनी है। केटी शाह जिसके स्टेटमेंट बहुत फेमस रहे हैं, केटी शाह ने कहा कि ये सिद्धांत पवित्र निरर्थकता की तरह हैं या उस चेक के समान है जिन्हें कोई बैंक अपनी सुविधा अनुसार भुनाएगा। यानी अगर मान लो आपको किसी व्यक्ति ने चेक दे दिया और आपको आज उस पैसे की जरूरत नहीं है, आप सोचोगे नहीं यार कुछ समय रुक जाता हूं, जब मैं जरूरत पड़ेगी तभी इसको निकालूंगा, हो सकता है कि आप पैसा निकालने से वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाए। यानी आपके पास एक प्रकार से ये डिपॉजिट है, जब आपको जरूरत पड़ेगी उस समय आप इसको ले सकते हो। यानी केटी शाह ने DPSP
यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तारीफ करते हुए कहा है कि ये सिद्धांत पवित्र और निरर्थकता की तरह हैं, यानी उस चेक के समान है जिन्हें कोई भी बैंक अपनी सुविधा अनुसार उनको भुनाएगा या उनसे पैसा निकालेगा। दूसरा स्टेटमेंट है बी आर अम्बेडकर का, जो भारतीय संविधान के निर्माता और पिता जिनको माना जाता है। उन्होंने कहा है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, यानी जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात यहां होती है। यानी बी आर अम्बेडकर जी का कहना है कि ये मौलिक जो डीपीएसपी हैं ये आर्थिक लोकतंत्र के फाउंडर हैं या स्थापना उसकी करते हैं। अब बात आती है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, ये बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि हिंदी इंग्लिश वालों दोनों को दिक्कत ना हो। उनके प्रकार पूछे गए हैं, कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये यहां पर पूछा गया है। जहां तक टाइप्स की बात है, अलग अलग इतिहासकारों ने, किसी ने 5 टाइप बताए, किसी ने 3 बताए, लेकिन जो मेन है वो आपके 3 टाइप हैं। पहला टाइप है सामाजिक सिद्धांत, दूसरा टाइप है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा टाइप है उदार बौद्धिक सिद्धांत, जिसको आप लोग सबसे पहले सोशल थ्योरी रहेगी आपकी, फिर आपकी गांधीयन थ्योरी रहेगी और फिर आपकी लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी रहेगी। सामाजिक सिद्धांत के अनुसार आप सोचिए 36 आर्टिकल से लेकर के और आर्टिकल नंबर 51 तक है, तो 38, 39, 41, 42, 43 और 47 ये सामाजिक सिद्धांत के रूप में है। आर्टिकल 40, 43, 40, 47, 47 ए और 48 ए इनको गांधीवादी सिद्धांत का प्रतीक माना गया है और आर्टिकल 44, 45, 49, 50 और 51 इन सभी को उदार बौद्धिक सिद्धांत के रूप में माना गया है। तो ये चीज आपको देखनी है। 3 प्रकार हो गए, एक होगा आपका सामाजिक, दूसरा होगा गांधीवादी, तीसरा होगा उदार बौद्धिक और तीनों के अकॉर्डिंग अलग अलग आर्टिकल को यहां पर चुना गया है। तो ये प्रकार रहेंगे। उसके बाद बात होगी जो मेन आर्टिकल हैं, हालांकि 36 से लेकर 51 तक सभी भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां अंदर से क्वेश्चन नहीं आता है। डीपीएसपी में जो क्वेश्चन आता है वो खास करके यही आता है कि इनका उद्देश्य क्या है, इनका नेचर कैसा है, किस देश से लिए गए, किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, क्या इनके प्रकार हैं, क्या इनका उद्देश्य है, क्या इनके बारे में स्टेटमेंट्स आई हैं, जैसे बी आर अम्बेडकर की, केटी शाह साहब की, शीतलवाल जी की आप सुनते हो, वो रहेगा। और कुछ मेन आर्टिकल है जिनके बारे में बात होती है, जैसे आर्टिकल नंबर 40 की अगर बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। एक चीज और बता दूं आपको, जब भारतीय संविधान को बनाया गया और इसको स्वीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, उस समय यह बात हुई थी कि जो डीपीएसपी का पार्ट है वो हम अभी तक उसको प्रैक्टिकलाइज नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए हुआ था क्योंकि आपको ध्यान होगा ड्राफ्ट कमेटी, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने दुनिया के अलग अलग देशों से जब आर्टिकल लेकर के इकट्ठा संविधान बनाने की तैयारी करी, तो उसमें कुछ देशों से हमने ऐसे कानून लिए थे जो उन देशों में जबरदस्त थे और भारत में भी बहुत अच्छे हो सकते थे, लेकिन उस समय हम ऐसी स्थिति में नहीं थे कि हम उन कानूनों को लागू कर पाए। तो ऐसे सारे कानूनों को इकट्ठा करके डीपीएसपी में डाल दिया गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये है, ये पूरे का पूरा आपका संविधान है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके, तो यहां पर 36, 37 इस तरीके से 51 तक आप आ जाएंगे। ये जो है इसके बाद आपका 52, 53 पूरे का पूरा आपका संविधान चलता रहेगा। ये जो पार्ट था ना, ये डीपीएसपी का पार्ट था और पूरे संविधान में यही पार्ट एक ऐसा था जिसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, यानी इसमें वो सारे कानून थे जिनको कानून थे नहीं बल्कि बनना था। इस दौरान जितने भी, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है, तो इसके बारे में ये संविधान सभा ने ये कहा था कि ये हिस्सा वो है जो संविधान में दर्ज नहीं है, संविधान में इसके बारे में कानून नहीं है। और हम भारत की संसद जिसको आगे कानून बनाने थे, हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी कोई नया कानून बनेगा आप कोशिश करो कि इस पार्ट में से आर्टिकल को निकाल करके कानून बना दो। ये कोशिश की गई थी। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में था जो आपका 36 से 51 के बीच में आता है, डीपीएसपी में आता है। जब ये शुरुआत हुई तो इनके बारे में कोई कानून नहीं था। अब सोचिए आप लोग, 50 में संविधान बना, 60, 70, 80, 90, 2000 ईस्वी, 2002, 2005 ऐसे चलते चलते आप चले गए। लेकिन 1950 से शुरू होकर के आपने ग्राम पंचायतों के लिए कानून कब बनाया?
1992 में जाकर के, यानी यहां तक 1992 तक ये 40 में पड़ा रहा। लेकिन जब 1992 में 73वां संविधान संशोधन बना और 74वां बना, तो आपने इस आर्टिकल 40 से निकाल करके इसको आप लोग 243 की तरफ लेके चले गए। यानी कहने का मतलब है इस डीपीएसपी में वो कानून, वो सारे के सारे आर्टिकल थे जिन पर संविधान में कोई कानून नहीं था, और आने वाले समय में संसद की जिम्मेदारी थी कि इनके ऊपर कानून बनाए। ये आपका आर्टिकल 40 था। दूसरे नंबर पे आप देखिए कुछ चीजें और मैं बता देता हूं, जैसे अनुच्छेद 41 है जिसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात की गई थी। लोक सहायता में आपको बता देता हूं, इसमें जैसे बेरोजगार लोग, बुजुर्ग लोग, बीमार लोग, बुढ़ापा पेंशन, ये सारी चीजें आपको यहां से मिलेंगी, ये चीज देख लेना। जैसे आर्टिकल 43 है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई थी। आर्टिकल 44 है, भारतीय संविधान का सबसे कठोर आर्टिकल माना जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग इम्पॉसिबल जैसी बात इसके बारे में कहते हैं कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है भारतीय संविधान में जो कभी लागू ही नहीं हो सकता, जिसके बारे में कानून बनना पॉसिबल बिल्कुल भी ना के बराबर है। वो है एक समान सिविल संहिता, यानी सिंगल सिविल कोड। सिंगल सिविल कोड यानी देश में सब लोगों के लिए समान कानून हो। ये इंडिया में बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मुश्किल हो पाएगा या हो ही नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पर अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, बच्चे के लिए अलग, बुजुर्ग के लिए अलग, महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, SC ST के लिए अलग, जनरल के अलग, अलग अलग कानून सबके लिए होते हैं। तो इसलिए सिंगल सिविल कोड पॉसिबल ना के बराबर है। इस वजह से ये सबसे टफेस्ट आर्टिकल माना जाता है भारतीय संविधान का। ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 45 देख लीजिए, इसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। लेकिन हम न 1950 में ये कर पाए, न 60 में कर पाए, न 70 में कर पाए, न 80 में हुआ, न 90 में हुआ, न 2000 ईस्वी में हुआ, और हम जाकर के RTE राइट टू एजुकेशन को हम पास कर पाए 2002 ईस्वी में, जिसको लागू हम जाकर के 9 तक कर पाए। अब इसमें ये पहले कहा था आर्टिकल 45 में था, अब आर्टिकल 45 में पड़ा रहा है ये। इसके ऊपर कानून कब बना? 2002 में। 2002 में आपने आर्टिकल 45 इसको निकाल दिया और एक जगह आप इसको आर्टिकल 21A में ले गए, जिसको आपने राइट टू एजुकेशन का नाम दिया। ये सारी चीजें आप लोगों को यहां ध्यान रखनी है। इस टाइप के कानून बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आर्टिकल 47 देखिए, हानिकारक मादक पदार्थ, जितने भी हानिकारक मादक पदार्थ है, ड्रग्स है, चरस है, गांजा है, अफीम है, और जो खतरनाक दवाइयां हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध की बात इसमें कही गई। गायों 47A, गायों के वध, गाय है, बछड़ा है, जितना भी गौधन है, उसके ऊपर उसका वध का प्रतिबंध किया गया था, यानी उसके ऊपर बैन लगाया गया था, कोई भी इनकी हत्या नहीं करेगा। ये यहाँ पर कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बारे में स्ट्रॉन्ग कानून इंडिया में ढंग से बन भी नहीं पाया है। भारत सरकार और देश के सारे राज्य इस पर कभी कामयाब अब तक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कुछ राज्य हैं जो चाहते हैं ये बंद हो, लेकिन कुछ राज्य हैं जो हमेशा इस चीज को चैलेंज करते रहते हैं, जो एक इंसानियत का नाते भी बहुत खतरनाक है। आर्टिकल 40 देखिए, SC ST OBC इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के बारे में आर्टिकल 40 है। 51वां आर्टिकल देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रयास के बारे में 51वें आर्टिकल में आप लोगों के लिए कहा गया है। तो ये कौन से, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए डीपीएसपी के टॉपिक से पूछे जाते हैं। मेन चीजें मैं एक बार दोहरा देता हूं ताकि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना हो आने वाले समय के लिए। सबसे पहले राज्य के नीति सिद्धांतों का अर्थ और उद्देश्य देखिए, वेलफेयर स्टेट बनाना है। इसमें आप लोगों के लिए खास करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती रही है। आयरलैंड से हमने लिए, 36 से 51 तक आर्टिकल में है। भाग नंबर 4 में है, कमजोरी इनके पीछे कानून की सख्ती नहीं है। केटी शाह ने कहा कि एक ऐसा चेक के समान है जिनको बैंक अपनी सुविधा से बुनाएगा। अंबेडकर जी ने कहा कि यह आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। निर्देशक सिद्धांतों के प्रकार की बात होगी तो सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत आपका रहेगा। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात हुई थी। 43 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था। 44 में सिंगल सिविल कोड है, जो बहुत टफ कानून बनेगा, अगर किसी दिन बना तो, अदरवाइज ये नहीं बन पाएगा इतना आसानी से। 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता की बात है। 45 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात है, जो अब कानून बन चुका है। 47 में हानिकारक मादक पदार्थ और औषधियों पर प्रतिबंध। 47 गायों के वध पर प्रतिबंध। 46 में SC ST OBC के शैक्षिक और आर्थिक हितों की
बड़े इसमें पैरवी की गई और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आज के टॉपिक मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य भी कह सकते हैं, जिनको इंग्लिश में मोरल ड्यूटी या फंडामेंटल ड्यूटी भी कह सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा वर्ड है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में मोरल ड्यूटी या फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग बोलते हैं। कहां से लिए, कब लिए, किस आर्टिकल में है, किस समय इनको लिया गया, क्या क्या इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तमाम चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य भारत में यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों याद रखना, जब हमने फंडामेंटल टॉपिक पढ़ाया था आपको मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिए, जिसको आप लोग सोवियत संघ रूस बोलते थे उस समय, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, आज के समय जो रूस के नाम से या रसिया के नाम से फेमस है। तो पहली चीज, पहला ही क्वेश्चन यहां रहेगा कि कौन से देश से लिए गए, आपका आंसर रहेगा यूएसएसआर। दूसरी चीज जो रहेगी वो रहेगी कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है। दोस्तों ये एक सीरीज बनेगी, पहले आपने फंडामेंटल राइट को पढ़ा, फिर आपने डीपीएसपी को पढ़ा और अब आप पढ़ रहे हैं मोरल ड्यूटीज को। अब पहले फंडामेंटल राइट जो थे वो आर्टिकल 12 से 35 तक थे, डीपीएसपी 36 से 51 तक थे, और मोरल ड्यूटी जो है वो 51A इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो 51 कह रहेगा, यानी सीरियल वाइज है, सीरियल वाइज है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A या 51 क में है। अब जिस भी आर्टिकल के पीछे क लिखा हुआ मिले या ए लिखा हुआ मिले, उसका मतलब यह है कि जब 1950 में भारतीय संविधान बनाया गया उस समय ये आर्टिकल नहीं था, इसको बाद में लिया गया है, और जब बाद में लिया गया है तभी किसी आर्टिकल के साथ ABCD लगा करके इसको जोड़ा गया है, तो वो डेट भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। भाग का मतलब इंग्लिश में यहां पर आपके लिए पार्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन कहां से लिए गए, दूसरा क्वेश्चन किस अनुच्छेद में है, तीसरा है कौन से भाग या पार्ट में है। अब जब हम फंडामेंटल देखा तो तीसरा पार्ट था, डीपीएसपी का चौथा पार्ट था, तो इसका रहेगा चौथा ए, यानी 4th A, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते, हिंदी में कह सकते हैं 4 क। ये आपका यहां पर पार्ट रहेगा। सिंपल सी चीज है, मुश्किल नहीं है, समझना है, बस ध्यान रखना है ताकि गलती ना हो। मौलिक कर्तव्यों की कमजोरी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्यों की कमजोरी यही है कि इनके पीछे भी कानून की सख्ती नहीं है, जैसे मौलिक अधिकारों के पीछे फंडामेंटल राइट्स के पीछे है, उस पर क्या की न तो डीपीएसपी के पीछे है, नीति निर्देशक तत्वों के पीछे भी नहीं है, और मौलिक कर्तव्यों के साथ भी संविधान की जो कानून की शक्ति है, जुडिशियल पावर जिसको आप कह सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हो, वो चीज इसमें नहीं है। ये चीज आपको देखनी है। तो पहले ही पेज पर 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए। पहला क्वेश्चन किस देश से लिया गया, यूएसएसआर होगा। दूसरा क्वेश्चन कौन से आर्टिकल में है, 51A होगा। तीसरा क्वेश्चन कौन से भाग में है, 4 क होगा। और चौथा क्वेश्चन कौन सी कमजोरी है, कानून की सख्ती इसके पीछे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1976 मैंने आपको बताया था कि जो भी आर्टिकल अगर बाद में जुड़ा हुआ है तो उसकी डेट जरूर पूछेंगे। 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसाएं देने के लिए सरदार सवर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था। यही वो कमेटी है जिसके आधार पर मौलिक कर्तव्य लिए गए। यानी 1976 ये कौन सा समय था भारत में, 1975 से लेकर के 1977 तक का समय देश में इमरजेंसी का समय था, आपातकाल का समय था, जो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा गैर कानूनी तरीके से आपातकाल लगाया गया था। लोगों को हद से ज्यादा यहाँ पर मीडिया को, नेताओं को, अपोजिशन के लोग नेताओं को, समाज सुधारकों को और काफी सारे लोगों को, सोशल वर्कर्स को जेलों में बंद कर दिया गया था। काफी सारे उनको यातनाएं दी गई थी। अब ये 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसाएं देने के लिए सरदार सवर्ण सिंह कमेटी का गठन हुआ था, और सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने अपनी संस्तुति में, यहाँ संस्तुति वर्ड होगा, उसने अपनी संस्तुति में 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। यानी जो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी बनी थी, इसका काम यह था कि आप बताइए कि मौलिक कर्तव्य लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए। तो इस कमेटी ने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य आपको लेने चाहिए। लेकिन जब भारतीय संविधान में इनको दर्ज किया गया तो यहां पर पहली बार ही 8 की बजाय 10 मौलिक कर्तव्य यहां पर लिए गए थे। उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहां देखिए, पहला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ
कि मौलिक कर्तव्यों के लिए कौन सी कमेटी का गठन हुआ? सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। कब गठन हुआ? 1976 में गठन हुआ। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने कितने मौलिक कर्तव्यों की संस्तुति की थी या सिफारिश की थी? आपका आंसर 8 होगा। लेकिन हमने भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सबसे पहले लिए? आपका आंसर यहां पर 10 रह जाएगा। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्य एक और जोड़ दिया गया, तो अब इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। और जो 11वां जोड़ा गया है, एक और जोड़ा गया, वो क्या है? DTE, जिसको आप लोग ड्यूटी टू एजुकेशन बोलते हो, ये आपका 11वां रहेगा। यानी सिफारिश की गई थी 8 की, हमने लिए 10, एक और जोड़ दिया गया, वो जोड़ा गया 11वां, जिसको आप लोग 11वें के आधार पर DTE मानेंगे। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको समझा देना चाहता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रह जाए। 1976 में 1976 में मौलिक कर्तव्य हमने लिए। कहां से लिए? USSR से लिए। कौन से आर्टिकल में है आपके लिए? आंसर होगा 51A। भाग नंबर कौन सा होगा? 4th A। एक तो ये चीज है। अब 1976 में जो लिए गए, तो उस समय कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां। ये भी याद रखना है। कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग लिए गए? 42वें के अकॉर्डिंग लिए गए। और कितने लिए गए? यहां पर 10। जो 11वां जोड़ा गया 2002 में जोड़ा गया, कौन से संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया? 86वें के अकॉर्डिंग जोड़ा गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य था? ड्यूटी टू एजुकेशन का। ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। संविधान में दर्ज मौलिक कर्तव्य कौन से मूल कर्तव्य हैं जो संविधान में है? नंबर 1, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, संस्थाओं का आदर करें। यानी सबसे पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? वो ये है कि आपको देश के संविधान के जो आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं, उनका पालन करना है। जो देश का जो राष्ट्र ध्वज यानी नेशनल फ्लैग है, उसका सम्मान करना है। राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम है इंडिया का, और जो नेशनल संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे चुनाव आयोग हुआ आपका, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उन सबका आपको सम्मान करना है। दूसरा है स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना है। जो हाई मोरल्स या जो आइडियोलॉजीज उस समय लेकर चले थे स्वतंत्रता आंदोलनकारी, उनका सम्मान करना है। जैसे गांधी जी के से सत्य था, अहिंसा था, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को देकर के चलनी है। तीसरा जो है वह है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अब दोनों चीजों में, तीनों चीजों में देखिए, सबसे पहले संप्रभुता है, दूसरा है एकता और तीसरा है अखंडता। अब एकता अखंडता तो आप लोग सुनते हो, एकता का मतलब होता है सब एक रहना, अखंडता का मतलब होता है टूटने से बचाना। लेकिन संप्रभुता का मतलब बहुत कम बच्चे जानते हैं। संप्रभुता का मतलब इंग्लिश में होता है सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी का मतलब यहां है कि कोई भी देश जब अपने बारे में फैसला लेने का अंतिम अधिकार रखता हो, वो सोवर्जिनिटी या संप्रभुता होती है। भारत 1947 15 अगस्त 1947 से संप्रभु बना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये अपने फैसले खुद ले सकता है। इससे पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, संप्रभुता हमारे पास नहीं थी। चौथा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यह भी सही है, देश की रक्षा करने का आपका मौलिक कर्तव्य है। और अगर कोई आह्वान होता है, जैसे मतलब देश के अंदर कोई इमरजेंसी आती है, देश के ऊपर कोई संकट आता है, तो आप लोग देश की सेवा करें किसी भी रूप में जहां भी है। पांचवा जो है वो भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित कोई भी भेदभाव ना करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के लिए विरुद्ध हो। ये चीजें भी आप लोगों को देखनी है। यानी मूल मतलब रहेगा कि धर्म, भाषा, लिंग और वर्ग, प्रदेश, इस तरीके की चीजों से आप लोग दूर रहें और इनको प्रथाओं को छोड़ दें। छठा जो है वो है हमारी सामाजिक संस्कृति, जो सोशल हमारा कल्चर है और जो गौरवशाली परंपरा है, जिसके ऊपर हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, उसके महत्व को समझें। क्योंकि भारत का इतिहास प्राचीन समय से गौरवमयी रहा है। दुनिया भारत के इतिहास के ऊपर समय समय से नतमस्तक रही है। देश के अंदर ऋषि मुनियों से लेकर के विद्वान और साइंटिस्टों से लेकर के बुद्धिजीवी लोग पैदा हुए हैं। तो हमारी परंपरा गौरवशाली, उस पर गर्व रखें और सामाजिक संस्कृति के ऊपर भी के महत्व को भी समझें। सातवां है
प्राकृतिक पर्यावरण जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके अंतर्गत, जिसके अंदर वन है, झील है, नदियां हैं, वन्य जीव है, उनकी रक्षा करें, उनका संरक्षण करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। यानी कहने का मतलब है जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर नेचुरल एनवायरमेंट है जिसमें नदियां, नाले, झील, पर्वत, पहाड़ सब कुछ आ जाएगा, जीव जंतु, उनके प्रति उनकी रक्षा करें, उनका बचाव करें, उनका संरक्षण करें और उनके प्रति दया भाव रखें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी एक प्रकार से साइंटिफिक आइडियोलॉजी की तरफ चलें, मानवतावाद की तरफ चलें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्पित करने की कोशिश करें और सुधार की भावना की तरफ कदम बढ़ाएं। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आज के समय समझना जरूरी है। जब भी कोई स्ट्राइक होती है या जलसा निकलता है या जुलूस होता है या हड़ताल होती है, लोग क्या करते हैं, सरकारी बसों को जलाना शुरू कर देते हैं, ट्रेन को जलाना शुरू कर देते हैं, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। यानी हम लोग स्कूलों को, कॉलेजों को आग लगाना शुरू कर देते हैं, हिंसा करते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की करते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसानदायक, हालांकि नष्ट तो किसी भी चीज को नहीं करना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को हमें संभाल के रखना चाहिए क्योंकि वो सबके लिए है, वो सबके लिए, हम सबके टैक्स के पैसों से बनी है, सरकार के पैसे से बनी है, जो हमारा ही होता है। तो इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां जो है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिसमें राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी पर्सनल आपका सहयोग हो या फिर ग्रुप में हो या सबके साथ मिलकर हो, इंडिविजुअल या कलेक्टिव एक्टिविटीज का आप लोग समर्थन करें और उसके अंदर आगे बढ़ें ताकि देश जो है वो डेवलपमेंट करे। और 11वां है अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल, मैंने बताया था ना आपको, DTE ड्यूटी टू एजुकेशन, जैसे RTE है ना, राइट टू एजुकेशन, जैसे 21A में होता है, वैसे ही 51A में आपके लिए DTE है। राइट टू एजुकेशन में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दे, और DTE में माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो हर अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल में भेजे, वहां पर उसको शिक्षा दिलाए, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही माँ बाप की भी होती है। तो यहाँ पर ये DTE है जिसको 2002 में लास्ट मौलिक कर्तव्य अब तक का ये जोड़ा गया 11वां, इससे पहले 10 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे। उसके साथ कुछ और चीजें देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है, कई बार पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या जिनको आप लोग मॉरल ड्यूटीज बोलते हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले नंबर 1, संविधान की व्याख्या के लिए उपयोग किया जाता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन होता है, संविधान की व्याख्या की जाती है, तो मौलिक कर्तव्यों का उसमें जरूरत पड़ती है। मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखकर संविधान की व्याख्या होती है। दूसरी चीज जो है वो कानून निर्माण करते हुए इनको आधार बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान जब बनाया गया तो संविधान सभा ने कहा था कि जब भी देश के अंदर नए कानून बने, DPSP को और मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखना है। हालांकि मौलिक कर्तव्य उस समय थे नहीं, मौलिक कर्तव्यों के बारे में तब कहा गया जब 1976 में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। तो उस समय यह कहा गया था कि जब आगे नए कानून बनेंगे तो जैसे आप DPSP को ध्यान में रखते हो, आप मौलिक कर्तव्यों को भी सरकारों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून ना हो जो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करता हो। ये थोड़ा सा एक प्रकार से गलत होने वाली बात है। तीसरा है मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन स्थापित करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन स्थापित करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या चीज है, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, यहाँ पर आपने मौलिक कर्तव्य बोला, फंडामेंटल ड्यूटीज बोला। अब ये एक दूसरे के साथ संतुलन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है और ये कह रहा है कि मेरे हाथ में रस्सी है और मुझे अधिकार है कि मैं उस रस्सी को चारों तरफ घुमाऊंगा। ये व्यक्ति यहां खड़ा है और ये रस्सी को यहां पर घुमा रहा है, यहां घुमा रहा है, इसको कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ये करते 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 दूर तक लेकर आ गया और आगे एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति को ये रस्सी लग रही है। अब देखिए, रस्सी घुमाना इस व्यक्ति का अधिकार है, तो इस व्यक्ति का यह कर्तव्य भी है कि वो रस्सी किसी दूसरे व्यक्ति को ना लगे। यानी अगर संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं तो आपसे मौलिक कर्तव्य लिए भी हैं। आपको अपना रोजगार करने का अधिकार है, आपको अपना रोजगार करने का अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन आपको किसी का रोजगार छीनने का अधिकार नहीं है। आपके रोजगार करने से किसी का रोजगार ना छीने, ये आपका मौलिक कर्तव्य भी है। यानी कहने का मतलब यह है, संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं और आपसे मौलिक कर्तव्य लिए हैं। आपको ये गारंटी ली है आपसे संविधान ने मौलिक कर्तव्यों के प्रति के द्वारा कि आप किसी के मौलिक अधिकार को ना छीने। ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। यानी एक व्यक्ति
संविधान से मौलिक अधिकार लेता है तो संविधान को मौलिक कर्तव्य अपनी तरफ से वो देता है। उसके बाद बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की आलोचना। क्रिटिसिज्म हर चीज का होता है, मौलिक अधिकारों का भी हुआ, डीपीएसपी का भी हुआ, मौलिक कर्तव्यों का भी हुआ, संविधान का भी होता रहता है, संस्थाओं का भी होता रहता है। जिस चीज का क्रिटिसिज्म नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब यह है कि लोग उसकी कमजोरी को अब तक पकड़ नहीं पाए हैं। तो क्रिटिसिज्म हर चीज का जरूरी है, नंबर 1। लेकिन क्रिटिसिज्म जो है वो कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप किसी चीज का आलोचना इसलिए ना करें कि आपने आलोचना करनी है, नहीं, आप उसकी सकारात्मक आलोचना करें। आलोचना में क्या है? नंबर 1, बाध्यकारी और दंडकारी नहीं है। सबसे जरूरी चीज हुई मौलिक कर्तव्य जो है उनको आप कानून के सामने नहीं रख सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते अगर कोई मौलिक कर्तव्य प्रयोग नहीं करता है तो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मौलिक अधिकारों के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, इनके लिए नहीं जा सकते, यानी किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। आप लोग मौलिक कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्यकारी भी नहीं है, अगर उसने नहीं किया तो उसको आप दंड नहीं दे सकते। ये चीज सबसे खतरनाक है, यानी इसकी आलोचना होती है, होना चाहिए ऐसा। दूसरी चीज है इनकी भाषा बहुत जटिल है। कुछ लोग मानते हैं कि इनकी जो लैंग्वेज है वो काफी जटिल है, क्योंकि हालांकि इसमें इतना ज्यादा नहीं है, बट जटिल का मतलब यहाँ ये है कि काफी सारा कंसेप्ट है, एक वर्ड के बहुत ज्यादा मायने होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा भी देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम तो लगेगा, बट मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा इसका फायदा भी हो पाए। जैसे गौरवशाली परंपरा है, अब किसकी परंपरा कितनी गौरवशाली कहां तक है इसका अंदाजा नहीं है। सामाजिक संस्कृति में आप क्या क्या देखेंगे ये बहुत ज्यादा काफी सारा लंबा थोड़ा वर्ड हो जाता है। अब और देखिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श कौन से आदर्श हैं? मैं किसी आदर्श को मानता हूं, दूसरा उसको नहीं मानता है, यानी एक प्रकार से एक शब्द कहा गया है, उसकी व्याख्या अगर करोगे तो वो काफी सारा खास करके जटिल होता जाएगा। तीसरा है कुछ कर्तव्यों को बार बार, ये भी कहा गया कि कुछ कर्तव्यों को बार बार दोहराया गया है, ये भी इसकी आलोचना होती है। तो ये पूरे का पूरा मौलिक कर्तव्य था आपका। इससे पहले मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार करवा चुका हूं, डीपीएसपी करवा चुका हूं, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आ चुका है, पार्लियामेंट का आ चुका है, प्रेसिडेंट का आ चुका है, इम्पीचमेंट का आ चुका है। वो सब देखिए प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सारे प्लेलिस्ट में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूरे इंडिया में स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं, किताबें हैं, कोचिंग कहीं से ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप अपना नाम, अपना सिटी, अपना सब्जेक्ट और कौन सा आपको एग्जाम देना है वो चारों लिख करके नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पसंद आई है तो आप लोग लाइक करें और नोट्स जरूर बनाएं ताकि आप लोगों को जगह जगह फिर बाद में किताबें ना ढूंढनी पड़े। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलते हैं, स्टडी करते रहिए।